जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सीटेट की ब्रह्मास्त्र क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अंतिम समय का ब्रह्मास्त्र हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। रेगुलर आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो आपको पता होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्लास होगा स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम तीन सब्जेक्टों को लेकर इसमें प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। वो पहला होगा बाल विकास, और दूसरा होगा हमारा गणित पेडागोजी, और तीसरा होगा पर्यावरण। गणित पेडागोजी की आप लोगों की डिमांड थी, लेकिन अब हम आपको मैथ पेडागोजी के प्रश्न भी कराएंगे। तो बने रहिएगा, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। निवेदन बस इतना करेंगे, इससे पहले आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो एक बार देखिए जरूर। चलिए, 90 नंबरों की तैयारी हम आपको एक साथ कराने वाले हैं। आपके पास जितना भी समय बचा है आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। चलिए, अंतिम समय का ब्रह्मास्त्र स्टार्ट करते हैं और पहला देखते हैं। सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पहले हम देखते हैं। अलग अलग बांट कर कराएंगे, ऐसा नहीं मिक्स क्वेश्चन आए। जी नहीं दोस्तों, पहले सीडीपी कराएंगे, फिर मैथ पेडागोजी कराएंगे, फिर ईवीएस कराएंगे। तो बने रहिए। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं सीडीपी का। चलिए, पहला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चों की विशेषता को बताती है? ए ऑप्शन विचारों की अनुक्रमणीयता, बी ऑप्शन वर्तुल प्रतिक्रिया, सी ऑप्शन लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, और डी ऑप्शन विलंबित अनुकरण। चलिए, आपके पास समय कम बचा है, इसलिए हम आपको जितनी जल्दी हो सकता है प्रश्नों को कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इस प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिए आप लोग। विचारों की उत्क्रमणीयता, यह हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, यह पिछली परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और आने की संभावना भी है इस प्रश्न की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। मात्र आधे घंटे का समय दीजिए, हम लगभग 50 प्रश्न आपको कराने वाले हैं इस क्लास में। चलिए, यह प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हमें छोटा करना पड़ा है। आप लोगों को दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं क्या होगा प्रश्न। प्रश्न में कहा जा रहा है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आप लोग हमेशा यह याद करिएगा पेपर में, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। ऐसे शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा ताकि गलती ना होने पाए। ठीक है, चलिए, सही है पूछा गया। ए ऑप्शन देखते हैं। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए। बी ऑप्शन को देखते हैं। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। और सी ऑप्शन है हमारा, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। और डी ऑप्शन, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। तो कमेंट करके उत्तर बता दीजिए आप लोग। पहला ऑप्शन किस प्रकार से काटेंगे आप लोग देखिए, सही की बात यहाँ पर किया गया था। और ये ऑप्शन में कहा गया था उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए। जहां पर पुरस्कार और दंड की बात की जाए वह हमेशा गलत हो जाता है। पुरस्कार तो कभी कभी सही भी हो जाता है, लेकिन दंड हमेशा, अगर आप बालक को देने की बात करें, दंड देने की बात करें, तो वह ऑप्शन हमेशा गलत हो जाएगा। बात करें बी ऑप्शन में, तो कहा गया सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। तो बिल्कुल यही सही होगा हमारा, क्योंकि सभी बच्चे आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं। उनको प्रेरित करने की जरूरत नहीं है। बालक स्वाभाविक रूप पर जब वो चाहेगा तभी वो सीखेगा। आप उसके बाद चाहे जो भी कर लें, बालक अगर बालक की इच्छा नहीं है तो बालक कभी नहीं सीखेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर निकल गया हमारा, यहीं पर बी निकल गया, क्योंकि हमने सभी ऑप्शनों को देखा था और अब हमें पता चल गया कि इस प्रश्न का उत्तर जो था वह बी ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा प्रगतिशील शिक्षा से। यह प्रश्न है, देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों के, कहा जा रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? ए ऑप्शन खाली स्लेटों के रूप में, बी ऑप्शन छोटे वयस्क के रूप में, और सी ऑप्शन निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, और डी ऑप्शन सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए। चले, प्रगतिशील शिक्षा आप लोग पढ़े होंगे, तो हम वहाँ पर सक्रिय अन्वेषक के रूप में जहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ पर हम टिक कर देंगे, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सक्रिय अन्वेषक के रूप में। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा हमेशा सक्रिय रहने की बात करता है। ठीक, चले
आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूरी क्लास को आप लोग देखना, जरूर देखिए, अपने मित्रों तक भी शेयर करिए। इस प्रकार की क्लास आपको शायद यूट्यूब पर कोई नहीं करा रहा होगा। जो भी करा रहे होंगे कम समय में अधिक प्रश्न भी नहीं करा रहे होंगे, लेकिन हमारा एक ही सिद्धांत है, आपको कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराई जाए, ताकि आपके पास जो भी समय बचा है उसका आप उपयोग अच्छे से कर सकें। तो बने रहिए, पूरी क्लास को देखिए। अभी हम सीडीपी कर रहे हैं, उसके बाद मैथ पेडागोजी के प्रश्न लाए हैं आपके लिए। काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे मैथ पेडागोजी, मैथ पेडागोजी। आज हम इस क्लास में आपको मैथ पेडागोजी भी दिखाएंगे, किस प्रकार के आता है, किस प्रकार से पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में, सभी को दिखाएंगे। बस आपको देखना है। और क्लास कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताना आप लोग, ठीक है। लाइक कर दीजिए अगर क्लास अच्छी लग रही हुई हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न होगा हमारा वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। वाइगोत्स्की, चलिए अधिगम क्या होता है वाइगोत्स्की के अनुसार। अगर आपने वाइगोत्स्की को थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको इस प्रश्न का उत्तर आसानी से आता होगा। देखिए कहा गया है कि ए ऑप्शन में एक अनुबंध गतिविधि है, बी में कहा गया है एक सामाजिक गतिविधि है, सी एक व्यक्तिगत गतिविधि है, और डी ऑप्शन एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम किसे कहा जाता है? आपको पता होगा कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। जहां पर भी वाइगोत्स्की की बात की जाए और समाज का भी बात की जाए, वहीं पर हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगर समाज की बात ना की जाए, समाज से संबंधित कुछ शब्दों को कहा जा रहा हो, तो वहां पर भी हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। बी में कहा गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा जुकाम हुआ है, लेकिन आपके लिए क्लासेस रेगुलर कराने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न भी बड़ा है, यहाँ पर थोड़ा सा नंबरिंग नहीं हो पाया है, आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए हम बता देंगे आपको। यहाँ पर ए हो गया, ये बी, ए बी हो जाएगा, ठीक है, ए बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा। और चलिए इस प्रश्न को ही छोड़ देते हैं, चलिए इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, अभी दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारे पास प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही बड़ी है, बस आप लोग क्लास देखिए, पूरी देखिए। इस प्रकार की क्लास आपको शायद कहीं नहीं मिली होगी। चलिए देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न होगा, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? कहा गया है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन पर चलिए, बाल्यावस्था की समाप्ति, बी ऑप्शन पे कहा गया है किशोरावस्था, सी ऑप्शन में कहा गया है मध्य बाल्यावस्था, और डी ऑप्शन में कहा गया है पूर्व क्रियात्मक अवधि। चलिए कमेंट कर दीजिए और उत्तर बता दीजिए। चलिए जल्दी उत्तर बताइए, आप लोग भी उत्तर बताते रहिए, क्योंकि अब आपकी तैयारी लगभग पूर्ण हो गई होगी, क्योंकि आपके पेपर में समय बहुत कम बचा है। तो आपको अब अपनी तैयारी अच्छे से पूर्ण कर लेनी चाहिए थी अभी तक। अगर आप अभी भी नहीं कर पाए तो एक काम करिएगा, आप लोग प्रीवियस ईयर 2011 से 2024 तक देखिएगा, जनवरी 2024 तक प्रीवियस ईयर जरूर देखिए, जितने भी लोग नहीं पढ़ पाए हैं। बाकी 100% पास होंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर को अच्छे से समझा होगा। जो पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो भी, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर को समझ लिया होगा अच्छे से, 2011 से 2024 तक के प्रश्नों को, तो आप आसानी से पास होंगे, मेरी गारंटी है। प्रीवियस ईयर से प्रश्न आएंगे तो आएंगे, ठीक ना, वो सेम टू सेम आएंगे तो पैटर्न चेंज करके आएगा, लेकिन पैटर्न वही फॉलो रहेगा, थोड़ा सा चेंज करेगा, ठीक है। चलिए, आपको पता होगा कि अगर बात करें वयस्कता कब आती है, तो हमारा ऑप्शन किशोरावस्था हो जाएगा। किशोरावस्था के बाद हमारा वयस्क अवस्था आ जाती है। आपको पता होगा किशोरावस्था की उम्र की बात करें तो 12 से 18 वर्ष होती है, ठीक है। 12 से 18 वर्ष उम्र किशोरावस्था की कही जाती है, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मैथ पेडागोजी के प्रश्नों को देखते हैं। अगर आपने अब तक मैथ पेडागोजी नहीं पढ़ा होगा तो इस क्लास को देखिए जरूर, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। मैथ पेडागोजी का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं मैथ पेडागोजी का पहला प्रश्न। आपको पता होगा कि मैथ पेडागोजी के लगभग 15 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं अपने पेपर में। देखते हैं पहले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? देखिए यहाँ पर नहीं है, नेगेटिव शब्द पूछा गया, आपको नेगेटिव चुनना पड़ेगा। चलिए ए ऑप्शन को देखते हैं, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए,
बी ऑप्शन, ऐसे कार्यों को की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। और सी ऑप्शन, विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। और डी ऑप्शन, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके। चले, कई लोग होंगे यहाँ पर रटने की बात देख रहे होंगे तो यही गलत समझ के यही टिक कर देंगे। नहीं दोस्तों, पूरा इस ऑप्शन को पूरा पढ़िए। यहाँ पर बी ऑप्शन में कहा क्या गया था, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। देखिए, रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके बात की गई, तो इसलिए हमारा रटने का जो ऑप्शन था यह सही माना जाएगा। ठीक है, अंतर करने की बात कर रहा है ताकि हम जान सके कि बालक रट रहा है या संकल्पना को समझ रहा है। ठीक है, तो हमारा उत्तर इसमें जो निकलेगा गलत ऑप्शन होगा हमारा ए ऑप्शन, क्योंकि यहां पर बात की गई मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, चलिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या होगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न में कहा गया है कि गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है। देखिए, यहाँ पर भी नहीं है कहा गया है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि पेपर में इन शब्दों को जरूर याद करिएगा, क्योंकि जब मैं भी कभी सीटेट दिया था ना, मेरा 2-3 प्रश्न ऐसे ही गलत हो गया था, क्योंकि उस समय इतना पेपर का टेंशन रहता है परीक्षा हॉल में ना कि समझ में नहीं आता यही है नहीं है में चक्कर में लगभग 3 से 4 प्रश्न गलत हो गए थे मेरे। लेकिन फिर भी मैंने 100+ स्कोर किया था। आपको अपनी मार्कशीट अपने चैनल पर प्रोवाइड कर दी, आप लोग देख भी सकते हैं। सीटेट सीडीपी जिसे आप बाल विकास खाते हैं, उसमें तो मैंने 30 में 30 भी पाया था, तो आप भी पा सकते हैं, बस तैयारी अच्छे से करिए। चलिए, यहाँ पर नेगेटिव शब्द चुनना है। ए ऑप्शन पर चलते हैं, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। बी ऑप्शन में कहा गया है कि एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग। और सी ऑप्शन में कहा गया एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। और डी ऑप्शन में छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना। चलिए, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है। चलिए बात करें इसमें, तो ए ऑप्शन में कहा गया कि प्रतिदिन अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। बिल्कुल, बालक के प्रतिदिन के अनुभव के अनुसार ही आप बालक को कुछ भी सिखाने की बात करेंगे, तो इस प्रकार से यह ऑप्शन सही होगा। तो इसे हमें काटना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर निगेटिव चुनना है। ठीक है, बी ऑप्शन की बात करें, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग, तो बिल्कुल यही सही होगा। चलिए, ये भी सही था, इसलिए यह काट देंगे। और बात करें सी ऑप्शन की, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन, समय के नियम का कठोरता से पालन, यही हमारा गलत हो जाएगा और जो गलत था वही हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन को टिक करेंगे। चलिए, सी ऑप्शन को टिक करेंगे और हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर निकलेगा वह सी ऑप्शन निकलेगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन बस इतना करेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप कमेंट करके बता दीजिए, आपके लिए क्लासेस निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा हमारे चैनल लक्ष्य तक पर। चले, सीटेट के पेपर के बाद आप लोग किस परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं वो भी निःशुल्क, यह भी कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि सीटेट के बाद हम वही क्लासेस स्टार्ट करेंगे जो आप लोग तैयारी करना चाह रहे होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर बात करें तो कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। देखिए, सभी आज नेगेटिव प्रश्नों को ही मैंने देखा ज़्यादातर आज की क्लास में। तो चलिए, इसलिए क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर नहीं है की बात की गई है। पॉजिटिव में कहा जाता तो आप लोग सब उत्तर देते, लेकिन नहीं है की बात की गई तो आप लोग थोड़ा सा दिक्कत आप लोगों को होने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं गणितीय प्रक्रम नहीं है कौन सा। ए ऑप्शन आकलन करना, बी ऑप्शन पक्षांतरण करना, सी ऑप्शन मानस दर्शन और डी ऑप्शन कंठस्थ करना। चलिए, यहाँ पर अगर याद करने की बात की जाए कंठस्थ, यहाँ पर यह निगेटिव शब्द निकल जाएगा और यही हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद करिएगा, जहाँ पर कंठस्थ करना, याद करना, स्मरण करना, जोर देना, ये सभी बात किए जाए जहाँ पर, वह हमेशा निगेटिव शब्द होते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन मापन, बी ऑप्शन वर्गीकरण, सी ऑप्शन वर्ग समावेश और डी ऑप्शन संरक्षण। चलिए कमेंट कर दीजिए, उत्तर बता दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो मापन होता है, पता होगा आपको, वर्गीकरण भी होता है, वर्ग समावेश भी होता है, संरक्षण की बात नहीं करता। ठीक है, संरक्षण की बात नहीं किया जाता, तो यह हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताते रहिए क्लास आपको कैसी लग रही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पर, क्योंकि हम आपका समय एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना चाहते। हमारा सिद्धांत है आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाए। आप मॉडल पेपर भी कर सकते हैं। इससे पहले मैंने 2 मॉडल पेपर प्रस्तुत कर दिया आपके सामने, और आज यह तीसरा मॉडल पेपर होने वाला है आपके लिए। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी बोल रहा हूँ ताकि प्रश्नों को जल्दी से हम समाप्त भी कर सके। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? आपसे कहा जा रहा है गणित में प्रश्न हल करने का कौशल कौन सा है? ए ऑप्शन कंठस्थ करना, बी अनुमान लगाकर और परीक्षण करना, चित्रांकन करना, और बी ऑप्शन में पर्यटन त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना, और सी ऑप्शन चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना, और डी ऑप्शन विवेचना करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। चलिए कमेंट कर दीजिए। यह प्रश्न तो बहुत ही टफ होगा, मैं जान रहा हूँ बहुत ही टफ है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है यह प्रश्न। चलिए कमेंट करिए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। चलिए, गणित में प्रश्न हल करने का कौशल की बात करें अगर, तो वह होगा विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। तो यह हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? आपको यह बताना होगा। एनसीएफ 2005 अच्छे से पढ़िएगा। कुछ टॉपिक हैं एनसीएफ 2005, कोहल, वर्ग, वाइगोत्स्की, ठीक है, पियाजे, इन सभी को आप नहीं पढ़ा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। स्टेटेड दिसंबर 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पर इन क्लासेस को जरूर देखिए। कोहल वर्ग होंगे, वाइगोत्स्की होंगे, इन सभी की क्लासेज आपको प्रोवाइड कर दी गई वहाँ पर। और एक खास बात, हमने यह क्लास में वाइगोत्स्की, पियाजे और स्किनर से पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी एक क्लास में हमने कराया था आपके लिए। तो इम्पोर्टेंट है, आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर देखिए। एनसीएफ 2005 जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए बात करें इस प्रश्न का। ए ऑप्शन देखते हैं, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। बी ऑप्शन छात्रों की प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, और सी ऑप्शन कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, और डी ऑप्शन गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। जहां पर कठोरता की बात करें वहां से हम काट देंगे, कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित। तो हमारा उत्तर सबसे बेस्ट होगा बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर कहा क्या गया है कि प्रतिदिन के जो अनुभव है छात्रों का उससे संबंधित होने चाहिए जो गणित का पाठ्यक्रम होगा। तो बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए अगर आप गणित का पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो यह आपको याद करना चाहिए कि छोटे बच्चे हैं, उनकी जीवन से, उनके वातावरण से, उनके परिवेश से, सभी से जोड़कर ही आपको कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी बालक आसानी से सीख सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सेक्शन पर चलते हैं। अब हमारा स्टार्ट होगा ईवीएस। जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आगे देखने को मिल रहे हैं इस क्लास में। हमने इससे पहले सीडीपी पढ़ लिया, मैथ पेडागोजी पढ़ लिया, अब ईवीएस पढ़ने वाले हैं। तो हाँ दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए एक बार, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेज उनको भी अंतिम समय में चाहिए। या मत सोचिए कि शेयर कर देंगे तो मेरा दोस्त भी पास हो जाएगा। नहीं दोस्तों, यह सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, आपको पता होगा, इससे कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। तो आप लोग शेयर जरूर करिए अपने मित्रों तक इस क्लास को। जिसमें नौकरी मिलने वाली होते हैं तो उसमें मत शेयर करिए, उससे कोई बात नहीं, लेकिन इसमें तो शेयर कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अगर अब तक आप क्लास पर बने हैं तो इस सेक्शन को भी मत छोड़िएगा, पूरी क्लास जरूर देखिए। ठीक है, चलिए
ईवीएस के पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए। ए ऑप्शन प्रश्न पूछना, बी ऑप्शन न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सी ऑप्शन सहभागिता और डी ऑप्शन याद करना। कमेंट कर दीजिए और उत्तर बता दीजिए। चलिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था जहां पर याद करने की बात की जाए वह हमेशा निगेटिव होता है। यहाँ पर देखिए नहीं होना चाहिए, यहाँ पर निगेटिव शब्द पूछा गया था और यहाँ पर याद करना हो गया। मैंने आपसे कहा अभी ऊपर कि याद करना, स्मरण करना और रटना, इन सभी शब्दों को आप देखिए तुरंत उसे निगेटिव मानकर गलत काट दीजिए। अगर निगेटिव पूछा गया तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर निगेटिव पूछा गया था इसलिए हमें यहाँ पर सही करना पड़ गया। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, यह प्रश्न सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, स्व आकलन है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, स्व आकलन है। क्या होगा, चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन सीखने के लिए आकलन, बी ऑप्शन CCE और सी ऑप्शन होगा सीखने के समान आकलन और डी ऑप्शन होगा सीखने का आकलन। तो कमेंट कर दीजिए, उत्तर बताइए। यहाँ पर 3 शब्द ऐसे हैं कि आप इसमें भ्रमित होंगे। एक यहाँ पर सीखने के लिए आकलन और यहाँ पर सी ऑप्शन में सीखने के समान आकलन और डी ऑप्शन में सीखने का आकलन। इन 3 शब्दों को अगर आप नहीं समझ पाए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, इन सभी की क्लासेज आपको वहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाइए। उसके बाद अगर आपको क्लास नहीं मिले तो कमेंट करिए, हम आपको कम्युनिटी में पोस्ट कर देंगे एक लिंक, वहाँ पर उस क्लास को आप देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न के उत्तर की बात करें। यहाँ पर हम विस्तार से नहीं बता सकते क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक कराई जाए। इस प्रश्न का उत्तर की बात करें तो सीखने के समान आकलन होगा, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने के समान आकलन इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर कहा क्या जा रहा है प्रश्न में, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। रेटिंग स्केल, ए ऑप्शन अधिविन्यास, बी ऑप्शन लिखित प्रश्न, सी ऑप्शन अवलोकन और डी ऑप्शन जांच सूची। कमेंट कर दीजिए। तो रेटिंग स्केल में अवलोकन होता है, आपको पता होगा रेटिंग स्केल जब अवलोकन देखेंगे तभी तो रेटिंग करेंगे किसी भी चीज को। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर इस प्रश्न का होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेटिंग स्केल अवलोकन। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर भी नंबरिंग नहीं किया गया था, जो आज की PDF की बहुत बड़ी गलती है, हम आपसे माफी चाहते हैं। यहाँ पर फिर भी इस प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे। चलिए, कहा गया प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन की उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर ये ए ऑप्शन है, जहां पर मैं टिक कर रहा हूँ ऑप्शन उसे समझ लीजिए। चलिए, आज की गलती के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, ऐसी गलती दोबारा नहीं होने पाएगी। बात करें ए ऑप्शन में तो बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और बी ऑप्शन में कहा गया है बच्चों के जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। ठीक, और बात करें यहाँ पर सी ऑप्शन में प्राइवेसी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना और बात करें डी ऑप्शन तो यहाँ पर बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। चले, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर निगेटिव शब्द हमें चुनना था। ठीक है, तो हमारा उत्तर जो होगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन, हमारा यही निगेटिव है और यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बस बात किया गया है परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। परिभाषाएं जहां पर भी आ जाए, रटने की बात आ जाए, स्मरण की बात आ जाए, ये सभी शब्द जो होते हैं हमेशा निगेटिव माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए देखते हैं यह प्रश्न में बात किया गया है कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। ए ऑप्शन अवलोकन और अभिलेखन, बी ऑप्शन अभिव्यक्ति, सी ऑप्शन विश्लेषण और डी ऑप्शन प्रयोग करना। इसमें भी पहला ऑप्शन है ए और बी, दूसरा ऑप्शन है केवल डी और तीसरा ऑप्शन है ए, बी और सी और चौथा ऑप्शन है ए और सी।
तो कमेंट कर दीजिए और उत्तर बता दीजिए एक बार। चलिए बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो अवलोकन और अभिलेखन हो जाएगा, अभिव्यक्ति हो जाएगा और विश्लेषण भी हो जाएगा। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन करें। आप किसी भी परीक्षा से जुड़े हो, आपके लिए फ्री क्लासेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ये कमेंट करके बता देना है कि हम किस परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं और किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बाकी उससे संबंधित जितने भी लोग कमेंट करेंगे अधिक से अधिक उनकी क्लासेज स्टार्ट की जाएगी, वो भी निःशुल्क में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी ऑन करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर कल मिलेंगे एक नया मैराथन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।